विभाग का कोई कमेंट ना करना, विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस या पुलिस के सामने भी ना आना, विभाग का मीडिया से ना बात करना, ससुराल वालों का पैरवी करने से भी इनकार कर देना, किसी का कोई बयान सामने नहीं आना। उनका कहना यह है कि अगर वो कुछ बता देंगे तो पुलिस में उनका नाम आ जाएगा। क्या पूरा मामला है? जो पति के जो बयान आ रहे हैं वो भी काफ़ी उलझाने वाले हैं, क्योंकि सर वो एक ऐसा मामला था, पति पत्नी बाइक से जा रहे हैं, पत्नी की हत्या हो जाती है गोली मार के। शाहजहांपुर में घटना ये हुई कि सहेली के जाल में एक छात्रा फंसी, रुपयों का इंतजाम किया गया, नैनीताल आना पड़ा। गोरखपुर से एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, और ये हनी ट्रैप किसी आम आदमी के साथ नहीं, मर्चेंट नेवी के कर्मी के साथ हुआ है। नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। सवाल है आगरा से, जहां झूठ, फरेब और धोखा डेटिंग ऐप ने दिया एड्स। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। लगातार बीते 3 दिनों से हम आप तक उत्तर प्रदेश के कुछ जघन्य अपराधों की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सीतापुर हत्याकांड सुर्खियां बटोर रहा है। सीतापुर हत्याकांड में फिर से आज कुछ नए अपडेट्स हुए हैं। उन सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सलाहकार वरुण कुमार जी। क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। सीतापुर के साथ साथ कई और उत्तर प्रदेश के और बाहरी प्रदेशों के जो अपराध हुए हैं, ऐसी खबरें जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं, उन पे भी जांच करेंगे, उन पे भी पड़ताल करेंगे, उन पे भी चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन अपराधों के पीछे की वजह क्या रही। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सीतापुर से। एक बात सामने आई कि सीतापुर के जहां मर्डर हुआ, जहां मिस्ट्री हुई, जहां पूरा हत्याकांड हुआ, वहां के जो लोग थे वो लोग भी अपने आप में एक मिस्ट्री हैं। उनका कहना यह है कि अगर वो कुछ बता देंगे तो पुलिस में उनका नाम आ जाएगा। क्या पूरा मामला है ये? बिल्कुल मृत्युंजय, वो भी बताएंगे। उससे पहले सारे दर्शकों का धन्यवाद। जितने भी लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा, उन्हें सराहा, उन्हें पसंद किया, उन सभी का धन्यवाद। खबर की तरफ चलें उससे पहले कुछ कमेंट हमारे चैनल पर जो आए हैं, जो लोगों ने सवाल पूछे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। एक हमारे साथी ने लिखा है, एक दर्शक ने लिखा है, हरेंद्र सिंह इनका नाम है, और इन्होंने लिखा कि पुलिस ने पहले अनुराग को ही दोषी बताया, उसके बाद अजीत को दोषी बताया, और आखिर ये मामला फंसा हुआ क्यों है। तो इस सवाल का मोटे तौर पर जवाब यही है कि जांच लगातार जारी थी। जब पुलिस ने अनुराग को दोषी बताया था तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो पुलिस का जो जांच का दायरा था वो अनुराग से हटकर जो शक की सुई थी वो अजीत की तरफ चली गई। जांच हुई, पूछताछ हुई, खुलासा हुआ, अजीत उसमें अभी तक की जो जांच है उसमें दोषी पाया गया है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी कोशिश, आपका धन्यवाद। प्रभात सिन्हा हैं ये, इन्होंने हमें तारीफ दी है, उनका शुक्रिया। शिव प्रकाश सिंह, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि सीतापुर हत्याकांड में ये भी पता चला था कि आरोपी की पत्नी 1-2 दिन पहले भारी मात्रा में महमूदाबाद बैंक से धन निकासी की थी, धन का उपयोग कहाँ किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैंने ये बताया था कि विभा जो अजीत की वाइफ हैं, उन्होंने बैंक से पैसा निकाला था, और एक टाइम पे पुलिस ये भी विचार कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो जो भाड़े के हत्यारे हैं उनको देने के लिए किया गया हो। हालांकि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, बल्कि एक थ्योरी दूसरी निकल कर आई है जिसमें अजीत के ऊपर कर्ज होने की बात कही गई है। तो संभव है कि ये पैसा शायद वहाँ दिया गया हो। इसके अलावा देवा पंडित, इन्होंने कमेंट किया है कि आपने अपने शो में बहुत ही बारीकी से हर पहलू को उजागर करने का प्रयास किया है और आपका ये शो पसंद आ रहा है। तो देवा जी, आपका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप लोगों का साथ, आपका प्यार बना रहे। सभी लोगों का शुक्रिया। और अगर आपके कोई कमेंट हो किसी भी खबर को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे अपने नए वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब दें। अब
मृत्युंजय के सवाल की तरफ आते हैं कि लोग आखिर क्या कह रहे हैं। जो हमारी रिपोर्ट है, जो हमारे ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स हैं, अमर उजाला की बहुत बड़ी विस्तृत टीम है और हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में जो हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड पर जो लोग हमारे मौजूद हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि सीतापुर के रामपुर मथुरा के पल्हापुर गांव का ये जो मामला है पूरा, पल्हापुर उस गांव का नाम है, वहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो लोग डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं? लोगों को ये लगता है कि अगर वो बात करेंगे, इस हत्याकांड की चर्चा करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो पुलिस पूछताछ के लिए उनको भी उठा ले। उठा ले का मतलब हिरासत में ले ले। तो ग्रामीण अंचल में ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए आता है मृत्युंजय, के लोग थोड़ा सा पुलिस से भयभीत रहते हैं। कहते हैं ना पुलिस की दोस्ती अच्छी, ना पुलिस की दुश्मनी अच्छी, पुलिस रस्सी को सांप बना देती है, ऐसी तमाम कहावतें ग्रामीण अंचलों में चला करती हैं। तो लोग डरे हुए हैं। लोग ये मान रहे हैं कि अगर वो मीडिया से कोई बात कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो उनके नाम से वो बात छप जाए, पब्लिश हो जाए, अखबार में निकल जाए और जो पुलिस है वो उनको पूछताछ के लिए उठा के ले जाए। तो एक बात महत्वपूर्ण ये। दूसरी बात ये कि अनुराग का जहाँ घर है उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर सालिक नाम के एक शख्स का भी घर बना हुआ है। अब सालिक ने ये बताया कि हत्याकांड वाली रात को वो घर के बाहर सोए हुए थे और उन्हें कुछ भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ तो आई, लेकिन उन्हें आसपास ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो दोबारा सो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि 2:30 बजे से और 4 बजे के बीच का ये वाकया है, घटनाक्रम है, तो अमूमन ऐसा होता है कि ये वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा सन्नाटा होता है, जब सबसे ज़्यादा लोग गहरी नींद के आगोश में होते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा कुछ हुआ है। वहीं तालाब के पास रहने वाले एक शख्स ने ये बताया कि उसके पूरे घर में कांच की खिड़कियां लगी थी जो अक्सर बंद रहती थीं, इसलिए उसको ना गोली की आवाज़ सुनाई दी और ना बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब एक महत्वपूर्ण बात, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने इस बात को कहा कि अजीत सिंह की हत्याकांड में जो भूमिका रही और पुलिस ने जो उनको जानकारी दी है, एफआईआर की कॉपी वगैरह जो उन्हें मिली है, पुलिस विभाग ने अभी कुछ लिख कर नहीं दिया है और शनिवार तक उनके पास पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर वो शासन को निलंबन की संस्तुति भेज देंगे। और ये जो सहायक अध्यापक हैं अजीत, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात जिनके बारे में कही जा रही है, उन्होंने कबूली है और उनका निलंबन किया जाएगा। अब क्या अजीत के ससुराल वाले अजीत की पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे, एक ये बड़ा सवाल था। तो इस पे भी ग्रामीणों की जो राय है वो सामने आई है। ग्रामीणों के दो इसमें मत हैं। एक मत ये कहता है कि अजीत के ससुराल वाले उसकी पैरवी करेंगे, वहीं कुछ ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने जब बात की तो उन्हें ये बात बताई गई कि ना तो वो लोग इस केस की पैरवी करेंगे, यानी विवाह के जो परिवार वाले हैं, ना तो इस केस की पैरवी करेंगे और ना ही अजीत से मिलने वो लोग जेल जाएंगे। सर, दो सवाल जी। पहला ये कि पुलिस का एक आपने बताया ग्रामीण अंचल में एक भय होता है कि उन्हें उठा ना लिया जाए, उसके पूछताछ के लिए बार बार उन्हें परेशान ना किया जाए। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि क्या ग्रामीण को, जो गांव के लोग हैं, उन्हें कोई ऐसा राज पता हुआ है? क्या कुछ ऐसा है जो वो बता दें और जो मेन मुद्दा हो? शायद अभी तक उससे हम लोग, पुलिस या अजीत ने वो चीज़ ना कबूली, हम तक सामने ना आई हो, जो चीज़ गांव वालों को पता हो। इस चीज़ का भय हो कि अगर वो राज सामने आ गया तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है या उनके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये सर कि ससुराल वालों का आपने जिक्र किया। अजीत ने ससुराल वालों से कुछ कर्ज लिया हुआ था, उन्होंने पैरवी करने से अभी फिलहाल मना कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय, अमूमन क्या होता है कि जो पुलिस की जांच है उसकी अपनी एक रफ्तार होती है। बहुत सारी अलग अलग टीमें होती हैं। एक फॉरेंसिक टीम होती है, एक इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया LIU होती है, जिसको लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा जो स्पेशल टास्क फोर्स है, एक वो है, एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। तो तमाम तरीके की जो टीमें हैं, तमाम तरीके की जो जांच हुई है इस केस में हुई है। और जैसा हमने पहले भी कहा था, 90 किलोमीटर की सीतापुर की दूरी है। पूरे लखनऊ की आंखें सीतापुर केस पे लगी हुई थी। चुनाव का वक्त ये है, तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि पुलिस किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना चाहेगी। पुलिस तो ग्रामीणों से LIU के ज़रिए बात करेगी और जो ऑपरेशंस हैं वो STF के ज़रिए चलाएगी।
फॉरेंसिक्स ने वहाँ पे पूरे पैरामीटर की जो है जो भी प्रेमिसेस है उसकी भी जांच की है, जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ उस इलाके की जांच की है। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीणों को कोई ऐसी बात पता थी जिसके खुल जाने से शायद केस की दिशा ही बदल जाए। एक बात। दूसरी बात, जो देसी तमंचा वहाँ से बरामद हुआ था उसको बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया था, और बैलिस्टिक जांच में ये साबित हुआ है कि जो गोलियाँ उन लोगों को मारी गई हैं वो इसी 315 बोर के तमंचे से चलाई गई थीं। एक बात ये जो महत्वपूर्ण बात है। दूसरा आपका ये सवाल था कि जो पैसे लिए हुए थे अजीत ने अपने ससुराल वालों से, अब ये बात पता चलती है कि जो अजीत के ससुर हैं, अजय सिंह उनका नाम है, महमूदाबाद के वो लोग रहने वाले हैं, और जब अजीत अपना घर बनवा रहे थे तब उन्होंने अपने ससुराल से कुछ पैसा लिया था। ये कोरोना काल के दौरान ये पैसा लिया गया था और इस कर्जे को अजीत चुका नहीं पा रहे थे। इस हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले अजीत ने अपने ससुर को करीब 1.5 लाख रुपए वापस किए थे। ये रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक सामने आ पाई हैं। एक चीज़ सर और सामने आती है, अगर सीतापुर कांड की बात की जाए, अजीत और ससुराल विवाह, ये 3 जो गुत्थियां हैं, इनको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज भी सुई जो है ना कहीं वो एक गुत्थी है कि जो सुलझ नहीं, जहाँ पे ना बार बार जाके सुई अटक रही है कि विवाह का कोई कमेंट ना करना, विवाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस या पुलिस के सामने भी ना आना, विवाह का मीडिया से ना बात करना, ससुराल वालों का पैरवी करने से भी इनकार कर देना, किसी का कोई बयान सामने नहीं आना, ये एक जो अनसुलझी पहेली सी एक बनती जा रही है। जी, देखिए, विवाह के जो रोल है उसकी जांच पुलिस ने की है। 2-3 तरीके से पुलिस जांच करती है। एक तरीका ये होता है कि भाई कॉल डिटेल के रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं, जिसको हम CDR कहते हैं। एक मोबाइल की लोकेशन के आधार पर यह देखा जाता है कि फला व्यक्ति उस दिन कहाँ था। मान लीजिए आपका ये जो फ़ोन होता है ये आपका सबसे बड़ा जासूस होता है, और इसे ये पता होती है कि बात कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक रहा है। इसमें GPS होता है जो अमूमन ऑन रहता है, लोग उसे बंद नहीं करते। तो ये पता चल जाता है आपकी लोकेशन कहाँ रही, आप कहाँ कहाँ गए थे। आप इसमें 1 महीने की लोकेशन चाहें, 1 महीने की लोकेशन भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पुलिस ने अभी तक जितनी जांच की है उसके मुताबिक अजीत के अलावा किसी और शख्स की इस केस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है। हाँ, ये जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अजीत ने, ऐसा कैसे हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, ऐसा कैसे हुआ कि अजीत और उसकी पत्नी के बीच इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। अगर विवाह की बातचीत हुई थी तो कितनी हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, उसकी जानकारी अभी तक पुलिस के पास ऐसी कोई कॉन्क्रीट नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि विवाह का कोई रोल इस मर्डर केस के भीतर था। ये बात रही सर सीतापुर की। सीतापुर केस में और भी कुछ अपडेट आते हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद सर रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद से एक खबर सामने आई है जहां एक पति ने अपनी पत्नी की लाश के साथ सेल्फी ली, बेटी को कई दिनों तक भूखों रखा। ये पूरा मामला क्या है, ये किस तरह की घटना है? मृत्युंजय, गाजियाबाद में एक इलाका है लोनी, और लोनी की एक खबर है जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया। और यही नहीं, उनके माता पिता का ये आरोप है, मृतका के माता पिता का ये आरोप है कि वो उनकी बेटी को भूखा रखता था और उन्हें नौकरी भी नहीं करने देता था। माँ ने ये बताया कि 4 दिन पहले उनकी बेटी से फ़ोन पर बात हुई थी, और बेटी ने ये बताया कि वो एक कंपनी में काम करती है, और करीब करीब 4 साल पहले दोनों लोगों की शादी हुई थी। और दिल्ली के ये लोग रहने वाले थे, जो पत्नी थी मृतका वो दिल्ली की रहने वाली थी, और अब वो रहने लगी थी लोनी में आकर। तो एक तो जो दिल्ली के अमूमन रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि एक पूरे अलग परिवेश से वो दूसरे एक परिवेश में आके रहने लगे। तो वो नौकरी करने की उनको इच्छा थी, नौकरी करने का उनका मन था, वो पहले नौकरी करती रही थी, लेकिन अब उनके पति ये इस बात को नहीं चाहते थे। एक बात तो शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर अनबन भी रही हो। दूसरी बात ये कि पति खाना उसको नहीं देता था, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। तो ऐसा जब हुआ तो उसने नोएडा में नौकरी ढूंढी और वो नोएडा में नौकरी करने लगी।
अब हर काम पर उसको टोकता था, ऐसे आरोप मृतका के परिवार वालों ने लगाए हैं जी। और प्रिया को श्याम ने ही नौकरी करने के लिए कहा था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो मना करने लगा। प्रिया मृतका का नाम है और जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम है उनका नाम है श्याम। बच्चे, उनकी एक बच्ची थी, बच्ची दादी के पास रहती थी, मकान कच्चा बना हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा समृद्ध ये लोग नहीं थे। और शंकर विहार कॉलोनी का ये मामला है लोनी के, और इसमें एक ब्रूटल और अजीब, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो बात ये कि उसने जब अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसने सेल्फी ली लाश के साथ और रिश्तेदारों को भेज दी और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। बड़ा बात यह है कि शायद दोनों के बीच झगड़े थे, शायद दोनों के बीच परिवेश को लेकर समस्याएं थीं, शायद दोनों के बीच अनबन की स्थिति थी, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद अपनी सेल्फी ली, रिश्तेदारों को भेजी, मतलब ये बताया, ऐलान किया कि मैंने मार दिया है, उसके बाद उसने अपनी जान भी दे दी। और युवक के भाई के घर पहुंचने पर घटना का पता चला। पुलिस ने जो बताया कि युवक पत्नी के नौकरी करने से नाराज था, पत्नी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद था जो इतनी बड़ी वारदात की वजह बन गया। मृतका का नाम प्रिया गोस्वामी, 25 साल उनकी उम्र, और पति श्याम गोस्वामी, इनकी 27 साल उम्र। सोचिए क्या ही उम्र थी कि दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली घटना है। प्रिया के भाई और ताऊ को सेल्फी भेजने का भी इसके में पता चला है कि दोपहर करीब 12:30 बजे प्रिया के साथ ली गई सेल्फी को प्रिया के भाई ताऊ समेत 6 लोगों के फ़ोन पर भेजा। इसमें ये पता चला कि प्रिया की जो लाश के साथ उसने सेल्फी ली, प्रिया को उसने जान से मार दिया है। प्रिया के शव के साथ, हाँ, प्रिया के शव के साथ उसने सेल्फी ली। सेल्फी को देखकर तमाम लोग परेशान हो गए और उनको ये तो पता था कि दोनों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन ये झगड़ा इतना बढ़ जाएगा पति पत्नी के बीच, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और इसके बाद उन्होंने फ़ोन लगातार किए, तब ये बात पता चली कि ऐसा हो चुका है। पुलिस वहाँ पहुँची, फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची, तमाम चीज़ों की जांच की गई और जांच में अभी तक ये वाली बात हमें पता चली है जो एसीपी अंकुर विहार के भास्कर वर्मा ने बताई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जो जांच हुई उसमें ये बात सामने आई कि प्रिया की गला दबाकर हत्या की गई और खुद फंदे से लटककर श्याम ने अपनी जान दे दी। आसपास के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने श्याम को देखा था, श्याम सामान्य लग रहा था, 12 बजे के बाद वो अपने घर से नहीं निकला और शाम को उसका भाई जब घर पहुंचा तब इस बात का पता चला। हालांकि उन्होंने ये बताया कि बुधवार से दोनों के बीच झगड़े की स्थिति थी और दोनों के परिवार को इस झगड़े के बारे में पता भी था, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था। झगड़ा बढ़ने के बाद भी सर पहले मारना, फिर आत्महत्या करना, सेल्फी लेना, भेजना, ऐलान करना कि हमने खत्म कर दिया है। हाँ। खैर सर, अब इसके बाद रुक करते हैं हम लोग हेमलता हत्याकांड पे, जहाँ कल भी चर्चा की थी, बरेली का हेमलता हत्याकांड। उसमें भी कुछ नए खुलासे और सामने हुए हैं। हाँ। जो पति के जो बयान आ रहे हैं वो भी काफी उलझाने वाले हैं, क्योंकि सर वो एक ऐसा मामला था, पति पत्नी बाइक से जा रहे हैं, पत्नी की हत्या हो जाती है गोली मार के, जो खोखले पड़े होते हैं खोखे कारतूस के वो भी वहां से गायब होते हैं, आपने ही कल बताया था, और पति के साथ मारपीट होती है थोड़ी बहुत, इसलिए पति के ऊपर सुई पुलिस की जांच की बैठ जाती है। पूरा मामला क्या, उसमें अपडेट क्या आया है? देखिए, ये बरेली का मामला है, उत्तर प्रदेश के बरेली का ये मामला है, हेमलता हत्याकांड इसको टर्म दिया गया है। हेमलता उनका नाम है जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई, और वो और उनके पति ये लोग जा रहे थे, राजकुमार उनके पति का नाम है, और ये लोग जा रहे थे और जब मोटरसाइकिल से ये लोग जा रहे थे उसी वक्त इनके ऐसा आरोप है, राजकुमार का ऐसा कहना है कि 4 बदमाशों ने इनको घेर लिया। उन बदमाशों ने लूट की इच्छा थी उनकी और लूटपाट कर रहे थे वो लोग। इसके पति के साथ मारपीट की गई, यानी राजकुमार के साथ मारपीट की गई। अब हेमलता ने इसको बचाने का प्रयास किया। जब हेमलता ने इसको बचाने का प्रयास किया तब बदमाशों ने बंदूक निकाल ली, फायरिंग की, मुद्रा में आ गए वो लोग और उसके बाद फायरिंग की। राजकुमार का कहना है मैं नीचे बैठ गया, हेमलता को गोली लग गई, हेमलता को 2 गोलियां लगी।
अब 2 गोलियां अगर लगीं तो पुलिस का ये मानना था कि 2 खोखे मौके पर मौजूद होने चाहिए थे। पुलिस को तमंचा नहीं मिला, पुलिस को चाकू नहीं मिला, पुलिस को खोखे नहीं मिले, कुछ भी पुलिस को ऐसा वहाँ मौके से बरामद नहीं हुआ जिससे फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकें, जिससे ये पता किया जा सके कि किस हथियार से, राजकुमार के बयान की पुष्टि हो सके। हाँ, किस हथियार से गोलियां चलाई गईं। अब शुक्रवार शाम की ये घटना है, पिछला जो बीत गया शुक्रवार है उसकी ये घटना है, और 13 मिनट में बदमाशों से मोर्चा लेकर 500 मीटर पैदल भागना और मदद के लिए लोगों को बुलाना, ये तमाम चीज़ें का रिक्रिएशन कराया गया जैसा उसने अपने बयान में बताया था, लेकिन वो नहीं कर सका। अब एक चीज़ ये कि हेमलता के साथ बदमाशों की ज़बरदस्ती का कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। उसको गोली पूरी तरह सटा कर मारी गई थी। उसके हाथ में जो 24 चूड़ियाँ थी वो पूरी तरह सही सलामत थी। 12 चूड़ियाँ एक हाथ में थी, 12 चूड़ियाँ एक हाथ में थी, मतलब यानी एक एक दर्जन उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अमूमन क्या होता है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे हाथ पकड़े जाते हैं, तब शायद महिला के हाथ की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, ऐसा मोटा मोटी देखा गया है, लेकिन चूड़ियाँ ठीक ठाक थीं। लूट की बात कही जा रही है तो उसकी नाक में नथ थी, वो भी ठीक थी। चांदी की अंगूठी बरामद हुई। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर लूट के लिए जब ये हत्या थी तो ये जेवर ये क्यों बदमाशों ने नहीं लूटे, एक बात। बाकी सर लूट के लिए अगर होती तो हाथापाई भी हुई होती, बिल्कुल, चूड़ियां भी टूटी होती। बिल्कुल। तो एक ये बात, और दूसरी बात ये कि एक सवाल के जवाब में राजकुमार ने पुलिस को ये बताया कि मैं कराटे जानता हूँ। तो अगर वो कराटे जानता है तो बदमाशों से मुकाबला उसने क्यों नहीं किया? और उसका ऐसा दावा है कि मैंने तमंचा छीन भी लिया, लेकिन जब बदमाशों ने हेमलता को गोली मार दी तो वो वहाँ से भाग निकला, और उसकी काली शर्ट पर धूल या मारपीट के कोई निशान भी नहीं थे, और इस बात का वो सही से जवाब भी नहीं दे सका। और उसके जो दोस्त है राजकुमार का, राम बहादुर, उसकी बातें भी पुलिस को उलझा रही हैं। राम बहादुर को उसने सबसे पहले फ़ोन किया, बातें बताई। राम बहादुर उस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पर मिट्टी लाद रहा था। किसी को बताए बिना वो पैदल ही घटनास्थल की ओर भाग चला, और ये तथ्य अफसरों को चौंका रहा है। आमतौर पर एक शख्स कई लोगों को फ़ोन करता है, लेकिन उसने 7 मिनट तक किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन ही नहीं किया। 7 मिनट के बाद उसने दूसरा फ़ोन अपने एक दूसरे दोस्त सतीश को किया, तो 7 मिनट तक उसने दूसरा कोई कॉल किसी को क्यों नहीं किया? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस मामले में सामने आ रही हैं। हेमलता हत्याकांड बरेली का एक इस प्रकार का कांड हो गया है जो पुलिस को, बरेली की पुलिस को अभी तक भी उसने परेशान किया हुआ है, तो उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। जैसे ही कुछ और अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक सर शाहजहांपुर में एक और घटना। बिल्कुल, शाहजहांपुर में घटना ये हुई कि सहेली के जाल में एक छात्रा फंसी, रुपयों का इंतजाम किया गया, नैनीताल आना पड़ा, होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस तरह के जो जाल हैं, जो ट्रैप हैं, उनसे आजकल के लोग बच सकते हैं और फंसते कैसे हैं? जी, देखिए, ये फरीदपुर में पढ़ाई कर रही है एक लड़की, जैसा बताया गया है, जो खबर है, जो ग्राउंड रिपोर्टर्स ने अमर उजाला के भेजी है। पीड़ित छात्रा ने एसएसपी को ये बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसको पैसों की ज़रूरत थी पढ़ाई के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कई तमाम चीज़ें होती हैं, एजुकेशन आजकल बहुत सस्ती नहीं रह गई, काफ़ी महंगी है, और परिजन रुपया देने में उसे नाकाम थे। तो कॉलेज में ही पढ़ने वाले बदायूं के एक शख्स ने उसकी मदद करने का उसे आश्वासन दिया था, और 5 मई को उसके इंस्टाग्राम पे उसकी सहेली का एक मैसेज आया, और वो उस छात्र की भी महिला मित्र है। जिस छात्र ने पैसे देने का आश्वासन किया था, उसकी एक दोस्त का मैसेज आया और उसने कहा कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन चेक मिला है, कैश नहीं मिला, चेक मिला है। अब सोचिए, गूगल पे का ज़माना है, अब यूपीआई का ज़माना है, अब तमाम डायरेक्ट, मतलब अगर इंस्टाग्राम व्यक्ति चला रहा है तो उसके पास में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसको कहा कि चेक मिला है, बरेली में चुनाव चल रहे हैं, बैंक बंद हैं, उसे नैनीताल आना पड़ेगा अगर पैसा चाहिए तो। उस लड़की की बातों में आकर ये लड़की शाहजहांपुर से चल पड़ी नैनीताल के लिए, और ये नैनीताल पहुंची, और इसको कहा गया कि अकेले आना, अपने भाई के साथ मत आना।
ये अपने भाई के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इसको कहा गया कि अकेले आना, भाई के साथ मत आना। फिर ये लड़की अकेले नैनीताल पहुंच गई क्योंकि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। अब इसको वहाँ वो लड़का मिला जो इसका दोस्त है, और उसने पहले ही नैनीताल के एक होटल में कमरा बुक करा रखा था। आरोपी होटल में ले गया और वो लड़का वो लड़की दोनों लोग वहाँ मौजूद थे, और उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। असफल होने पर पीटा, और छात्रा को बेचने के लिए दिल्ली से ग्राहक बुला रखे थे। किसी तरह इसका कहना है कि मैं चंगुल से छूटकर होटल के बाहर आई और भाई को नैनीताल से बुलाया और नैनीताल से बरेली पहुंची। अब आरोपी छात्र और उसकी महिला मित्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। फरीदपुर के जो इंस्पेक्टर हैं राम सेवक, उन्होंने ये बताया है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है और अब तलाश की जा रही है आरोपियों को पकड़ने की। लेकिन मृत्युंजय, इसमें दुष्कर्म अभी सामने नहीं आया है। इसमें दो बातें पता चली हैं। एक बात ये पता चली है कि दुष्कर्म का प्रयास किया गया, और जब इसमें वो फेल हो गया तो उसने बेचने का प्रयास किया। आरोप है, अभी आरोपों में सच्चाई कितनी है वो एक अलग बात है। आरोप है, अभी केस दर्ज हुआ है, मामले की जांच होगी, जांच में सच कितना है झूठ कितना है वो बात पता चलेगी। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई लड़ाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और इसके भीतर से निकलकर सामने अभी आए। अभी केवल मामला दर्ज हुआ है। मुझे लगता है इस केस में अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है जिस पे आगे भी हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। एक बात इसमें मृत्युंजय ये भी कि इस तरीके से किसी के झांसे में आना, जी, जब आपको यूपीआई की सुविधा है, तमाम तरीके की बैंकिंग सुविधाएं मौजूद हैं, उस वक्त में किसी के झांसे में आना, ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अकेले नैनीताल पहुंच जाना और उसके बाद इस पूरा घटनाक्रम को का होना, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। और अगर ये वारदात सच है तो बहुत बड़ी बात है कि किसी को बेचने का प्रयास किया गया, लड़की को बेचने का प्रयास किया गया, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, उसको बहलाया फुसलाया गया। ये तमाम ऐसी धाराएं हैं, मुझे लगता है अगर किसी के ऊपर लग जाएं तो वो सालों तक जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, और यकीनन इस मामले में भी पुलिस अपना काम करेगी। सर इसके बाद रुख करते हैं बिजनौर की तरफ। बिजनौर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको जब पढ़ रहे थे तो दिल दहल गया। एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची अपनी 2 बहनों की हत्या कर देती है। जी मृत्युंजय, ये वाकई एक ऐसी खबर है जो बहुत चौंकाने वाली है। लड़की की उम्र बड़ी मुश्किल से 15 साल है और लड़की ने अपनी 2 बहनों को जान से मार दिया। 11 साल पहले किशोरी की जो माँ है, मतलब इस लड़की की जो माँ है, उसने दूसरी शादी कर ली थी। उस वक्त केवल 3 साल उम्र थी इस लड़की की, तो यानी करीब अभी 14-15 साल इसकी उम्र है लड़की की। और दूसरे पिता से उस महिला को 5 बच्चे हुए हैं, और ऐसा लगता था इस लड़की को कि मेरे जो पिता हैं अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं लेकिन मेरे से प्यार नहीं करते। तो एक इसका ये कंसर्न था। अब इसकी जो माँ है वो बीमार रहती थी, काम का बोझ, छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, और उसको वो फुलफिल नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में ये जो लड़की है ये पूरा घर का काम भी देखती थी, अपने भाई बहनों को भी संभालती थी, तो तमाम तरीके के वो मानसिक परेशानियों से मुझे लगता है घिरी रहती थी। और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि माना जा रहा है कि किशोरी ने इसी से परेशान होकर ये खौफनाक कदम उठा लिया, यानी कि वो लोग भी यही मान रहे हैं। दूसरी बात, जो जिसके ऊपर आरोप है लड़की के ऊपर मर्डर करने का, वो 10th क्लास में पढ़ती है, और लेकिन वो स्कूल बहुत कम जा पाती थी। स्कूल इसलिए कम जा पाती थी क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता, घर का काम करना है, अपने भाई बहनों को संभालना है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर कि उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे में उसको 150 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसने आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी, 5,000 रुपये एक साल पहले माफ़ करें, इसके पिता ने कर्ज लिया था और वो 5,000 रुपये भी वापस नहीं कर पाया था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जहाँ पर एक बच्ची ने मर्डर कर दिया अपने 2 छोटी बहनों का।
अब पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, ये एक मृत्युंजय मैं बात बताना चाहूँगा जी। तो उसने कहा पापा की कसम मैंने ही 2 बहनों को मारा है, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कौन वो हत्यारा है जिसने इन 2 मासूम बच्चियों की जान ले ली। इस लड़की ने न केवल हत्या की बात कबूली और बल्कि ये भी कहा कि मैंने ही अपनी दोनों बहनों को मारा है और मैं कसम खा के कहती हूँ, विद्या की कसम, पापा की कसम। जैसा विद्या की कसम बच्चे खाते हैं तो यकीन बिल्कुल। हो जाता है। क्या सर, मतलब शब्द नहीं है इसके बाद कि 15 साल उम्र की बच्ची, परिवेश, 5,000 रुपए का जिस तरह से लोन लिया पिताजी ने, नहीं चुका पाए। लेकिन सर जो बच्चे, जो उसके सौतेले भाई बहन थे, उसके लिए तो सौतेले थे वो दोनों, पालती पोसती भी थी, उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों वार? देखिए मृत्युंजय, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें कई फैक्टर हैं। आप गौर करें, उसकी उम्र बहुत कम थी, उसने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। उसने ये देखा कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद उसके सौतेले भाई बहन लगातार 5 बच्चे हुए, उसकी माँ की तबीयत खराब रह रही थी, आर्थिक तंगी थी, तो तमाम उस बच्ची के इर्द गिर्द एक ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह, जिनमें वो घिरती चली गई और इसने दुपट्टे से दोनों बच्चों को जान से मारा और दोनों मासूम सो रहे थे, उठ भी नहीं सकी दोनों, उनकी मौत हो गई और पास में ही उनकी माँ भी सोई हुई थी जिसको पता तक नहीं चल पाया। तो आप गौर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि 2 बहनों को अपनी मार देना एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक हीनियस क्राइम है, लेकिन अगर आप उसके परिवेश को देखें तब आप ये पाएंगे कि उसकी स्थितियां, परिस्थितियां इस कदर उसको मानसिक परेशानी में डाल चुकी थी कि उसको कोई दूसरा तरीका ही समझ में नहीं आया। उसको नफरत थी, उसे लगता था मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, अपने ही बच्चों से प्यार करते हैं, इन बच्चों की वजह से शायद मैं पढ़ नहीं पाती, है ना। बहुत चीज़ें हैं जो शायद उसे लगी इसीलिए होंगी। सर कहा जाता है कि परिवार का माहौल, घर का परिवेश, मतलब जरूर ऐसा रखा जाए कि सबके अंदर समान भाव रहे। बिल्कुल। खैर सर, इसके बाद रुक करते हैं गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर से एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, और ये हनी ट्रैप किसी आम आदमी के साथ नहीं, मर्चेंट नेवी के एक कर्मी के साथ हुआ है। जी देखिए, अमूमन यही देखने में आता है कि हनी ट्रैप में उन लोगों को फंसाया जाता है जो लोग किसी न किसी तरह सेना से जुड़े होते हैं, महत्वपूर्ण पदों से जुड़े होते हैं, ऐसी किसी चीज़ से जुड़े होते हैं जिससे ब्लैकमेलिंग करने वाले को फ़ायदा हो सके। पहली बात, हनी ट्रैप आखिर होता क्या है? हनी का मतलब है शहद और ट्रैप का मतलब है जाल, यानी कि शहद का जाल। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लैकमेलिंग के संदर्भ में। जब कोई लड़की किसी लड़के को अपने जाल में फंसा ले, उससे कोई खुफिया जानकारी निकाल ले, उसे ब्लैकमेल करे, इस पूरी चीज़ को हनी ट्रैप कहा जाता है मृत्युंजय। जो लोग इस बात का मतलब नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। गोरखपुर का ये मामला है। मर्चेंट नेवी में एक युवक काम करता था जिसको पाकिस्तान से फंसाया गया हनी ट्रैप में, और ये हनी ट्रैप बिछाया गया था आईएसआई की तरफ से। तो अब इस आईएसआई के जो हनी ट्रैप था, इसमें वो व्यक्ति फंस गया और गोवा में वो काम कर रहा था। जब जहाज़ पर काम करने के दौरान वो एक पाकिस्तानी युवती से मिला था, उसने प्यार का ऐसा जाल बिछाया, ऐसा जाल बुना, उसमें वो शख्स फंसता चला गया। कुछ तस्वीरें होती हैं, इस मामले में भी तस्वीरें थीं, तस्वीरें प्राइवेट थीं, निजी थीं, और उस वीडियो थे उसके पास जिसके ज़रिए उसको ब्लैकमेल किया गया। अब इसमें पुलिस ने जब जांच की तब ये बात पता चली कि कई लाख रुपए जो पीड़ित है वो आईएसआई को दे चुका था, उस युवती को भेज चुका था। यूपी एटीएस की टीम, एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये युवक को लेकर लखनऊ आ गई है और अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा इनका जाल है आईएसआई का, पाकिस्तान का, हनी ट्रैप का, कि भारत में रहने वाले, कभी आप गौर करें, ये सेना के पूर्व अधिकारियों को फंसाते हैं, ये फंसाते हैं वर्तमान में जो सेना में काम कर रहे हैं उनको फंसाते हैं, एयरफोर्स से जुड़े लोगों को, नेवी से जुड़े लोगों को।
ये फंसाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिष्ठित उस पे हैं हाँ, पोस्ट पे। इसका उद्देश्य ये होता है ये आपसे ऐसी खुफिया जानकारी निकाली जा सके जो आपको पता है, ऐसी जानकारी जिससे भारत कमजोर हो सके, ऐसी जानकारी जिससे ये लोग फायदा उठा हमारे सकें। लूप होल तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो 4 से 5 साल से ये व्यक्ति फंसा हुआ था और इस महिला के साथ ये इसके ताल्लुकात थे, दूसरी लड़कियों से गोवा में इसे मिलवाया गया था और ये तमाम लड़कियां आईएसआई के संपर्क में थीं। अब मर्चेंट नेवी में काम करने वाला ये आदमी, इसके परिवार के लोग और इसके जान पहचान के लोग, ये सारे लोग अब जांच के घेरे में हैं। इनकी भी जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि कहीं हनी ट्रैप में कोई और शख्स तो नहीं है जो फंसा हुआ है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी जानकारी वहां तक पहुंच गई हो। क्या जानकारी ये भेज चुका था, क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ उनका उद्देश्य नहीं होता है, पैसा तो उनके लिए सेकेंडरी चीज है। यहां से जानकारी क्या गई वो महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। एटीएस ने ये भी बताया कि ये पहले सोशल साइट के जरिए उस पाकिस्तानी युवती के संपर्क में आया था। इसके बाद दोनों ने गोवा में समय साथ बिताया, युवती ने कुछ और लड़कियों से उसकी मुलाकात कराई। इस दौरान युवतियों ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पहले कुछ पैसे मंगवाए गए, उसके बाद आईएसआई से उसको जोड़ दिया गया और पाकिस्तानी महिला के कहने पर उसने कई जगहों पर रुपये भी भेजे ऐसे लोगों को जो आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं। अब यानी कि आप समझिए, पैसे ऐसे नहीं कि आईएसआई ने रख लिए हों, ये बात पता चलती है कि आईएसआई से जुड़े लोगों को ये पैसा भेजा गया, यानी कि टेरर फंडिंग में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। और ये हनी ट्रैप वाली युवतियां अचानक गायब हो गई और ये गोवा छोड़कर गोरखपुर आ गया है, गोरखपुर में रहता है और अब तमाम चीज़ों की, तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है, एटीएस कर रही है और अब ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। और एक खास बात देखिए इसके अंदर, 15 दिन पहले महाराजगंज जिले से एक पाकिस्तानी आतंकी को एटीएस ने गिरफ्तार किया था और अभी माना जा रहा है कि कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होनी बाकी हो सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पाकिस्तान आईएसआई से जुड़ी हो सकती हैं। मृत्युंजय जी सर, इसके बाद बात करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के अररिया में एक हाजत में जीजा के साथ सुसाइड, भीड़ ने थाना फूका, फायरिंग में 2 घायल हो गए, नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। क्या पूरा मामला है ये कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां क्राइम जो है वो चरम पर है, कई मामले सामने आते हैं। जी देखिए, ये अररिया का मामला है, बिहार का एक ज़िला है अररिया, वहाँ का ये मामला है। एक शख्स जिसका नाम मिट्ठू सिंह बताया जा रहा है, उसका अफेयर था अपनी 14 साल की साली के साथ में। नाबालिग बच्ची 14 साल की, उसको क्या ही समझ होती है, उसको क्या ही तमाम चीज़ें समझ में आती हैं। और 2 दिन पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, दोनों को थाने में रख लिया। हाजत मतलब हवालात। तो और यहाँ पर जो ये मतलब सलाखों के पीछे था मिट्ठू सिंह, और उसने अपनी साली को जो थाने में मौजूद थी उसे अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आत्महत्या करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और ये समाज हमें जीने नहीं देगा। मुझे लगता है ब्रेन वॉश किया उसका और उसके बाद दोनों दुपट्टे से फंदा बनाकर वहीं पर थाने में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब 2 मौत हुई। इस मौत के बाद ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आखिर पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अगर हवालात के भीतर आत्महत्या हो रही है वो भी डबल, तब पुलिस की भूमिका पर निसंदेह सवाल उठता है। वो भी सिर्फ कैदी नहीं, बाहर से आई हुई युवती भी। हाँ, और फंदे पे। बिल्कुल, बाहर से नहीं, मतलब उसको भी, वो भी थाने में ही थी। अच्छा। लेकिन 2 अगर वहाँ पर आत्महत्याएं होती हैं तो पुलिस के भूमिका पर सवाल उठता है कि पुलिस आखिर कर क्या रही थी। एसडीपीओ रामपुकार सिंह सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन करते रहे, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया, थाने में आगजनी की और पुलिस को वहां गोलियां चलानी पड़ी। और इस जो पुलिस की गोलीबारी थी इसमें भी 2 लोगों को गोली लगी है, उनको घायल हुए हैं और 3 लोगों को, माफ़ करें, 3 लोगों को गोली लगी है और इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अब इन तीनों का तो इलाज चल रहा है और ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस की जो लापरवाही है इसकी वजह से ये जानें चली गई हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे आप देखें 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, मिट्ठू सिंह की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और पत्नी की छोटी बहन को इसने अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों साथ रहने लगे थे और जब ये बात पता चली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस दोनों को थाने ले आई थी। मृत्युंजय जी सर, एक बिहार की पटना की एक मामला है जहां एक क्लासरूम के गटर में स्टूडेंट की लाश मिली है। बिल्कुल, देखिए पटना का एक मामला है जहां पर दीघा का एक इलाका है और यहाँ प्राइवेट स्कूल के गटर में एक बच्चे की लाश मिली। कल आपने हमारे चैनल पर इस पर विस्तार से स्टोरी देखी होगी। हमारे जो पटना रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इस पर पूरी बात विस्तार से बताई है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से बच्चे की जान चली गई और आखिर इस जो पूरा मामला है इसमें किसकी लापरवाही कही जा सकती है, किसको दोष दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि जो घटना से आक्रोशित लोग हो गए और सड़कों पर उतर आए और स्कूल के अंदर ऐसी वारदात होना, बिल्कुल, मतलब ये देखने वाली बात है कि वारदात है, घटना है, क्या चीज़ है। लेकिन इन लोगों ने वहाँ सड़क को जाम किया, सड़कों पर टायर जलाए, जमकर प्रदर्शन किया गया, स्कूल में घुस गए, वहाँ स्कूल के भीतर तोड़फोड़ हुई, स्कूल में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा, यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। तो तमाम यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। और शैलेंद्र राय बच्चे के पिता और आयुष कुमार 4 साल बच्चे की उम्र जिनकी मृत्यु हुई है, थाना प्रभारी ने यह कहा कि मामले की जांच हो रही है, स्कूल प्रबंधन से पूछताछ हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये वाली बात पता चलेगी कि आखिर बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है और इस मृत्यु का स्कूल से क्या कोई कनेक्शन है या केवल ये एक दुर्घटना है। परिवार के लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे के करीब बच्चा अपने घर से निकला था, क्लास खत्म होने के बाद वहाँ कोचिंग करता था, देर शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा तो स्कूल की प्रिंसिपल को फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चा तो स्कूल में है ही नहीं। जो परिजन थे वो स्कूल पहुँचे, स्कूल की गाड़ी के ड्राइवर को बुलाया गया, तब पता चला कि सभी बच्चों को स्कूल तो पहुंचा दिया था। फिर स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें पता चला कि 12 बजे के करीब आयुष स्कूल में ही था। इसके बाद सीसीटीवी के कई शॉट गायब मिले, ऐसा आरोप परिजनों का है। इसके बाद परिवार वालों का ये भी आरोप है कि बच्चे की हत्या की गई, हत्या के बाद उसको चैम्बर में जो बने गटर का चैम्बर उसमें लाश को फेंक दिया गया और चैम्बर को ऊपर से बंद कर दिया गया और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले हत्यारों को गिरफ्तार करे, ये परिजनों की मांग है। लेकिन तमाम गुस्से में लोग स्कूल के भीतर घुस गए, वहाँ आगजनी हुई, रोड को जाम किया गया, वहाँ टायर जलाए गए, तमाम बड़ा बवाल हुआ। अब प्रदर्शन हो रहा है, एक तरफ परिजनों का आरोप है, एक तरफ वहीं स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखने वाली बात अब ये होगी मृत्युंजय कि आखिर बच्चे की मृत्यु हुई तो हुई कैसे? अब जब हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तब हम ये चाहते हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी वहाँ निश्चित हो, तय हो, स्कूल में हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, महफूज रहे और वापस हमारे तक सही सलामत लौट के आए। लेकिन अगर किसी स्कूल के भीतर ऐसा होता है तो निसंदेह, और उस पर भी स्कूल वालों को ये कहना कि मुझे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है। और परिवार का ये आरोप कि सीसीटीवी फुटेज पहले कुछ और थी, बाद में उसमें से कुछ क्लिप्स डिलीट हुई। बिल्कुल, तो ये अभी जांच की बात है, इसमें जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अमर उजाला के साथ बने रहें। इसके बाद सर रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में एक ऐसी घटना सामने आई 17 मई की रात को, जहां एक पढ़ाई कर रहा था युवक, पढ़ाई करने के लिए अपने घर से इंदौर पहुंचा था। रात में सुसाइड बताया जाता है उसको, इस पूरे मामले को। फंदे पे, पंखे पे फंदा लटका, युवक की डेड बॉडी है। युवक ने साड़ी पहन रखी है, महिलाओं जैसा मेकअप कर रखा है। बिल्कुल मृत्युंजय, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ चौंकाने वाला मामला है, हैरत अंगेज मामला है। और चूंकि ये मामला इंदौर का है तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले को हमें हाई प्रोफाइल भी मानना चाहिए। इंदौर के रणजीत सिंह कॉलेज में बच्चा ये पढ़ता था, बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था और ये इंदौर में पढ़ाई के लिए आया हुआ था और रायसेन इलाके का ये रहने वाला है।
पुनीत इस बच्चे का नाम है और खंडवा नाका इलाके में शुक्रवार की देर रात ये घटना हुई है। छात्र ने महिलाओं की तरह साड़ी पहन रखी थी, उस महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था और मामला पुलिस को संदिग्ध फिलहाल ये लगना शुरू हो गया है। ये सुसाइड है, किसी ने मार के इसको लटका दिया है, इसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। बट इसके लड़के के दोनों हाथ भी बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, तो और शव के आसपास खून भी था। अगर केवल ये आत्महत्या होती तो शव के आसपास खून का कहीं कोई काम नहीं होना चाहिए था। अब ये एक किराए के कमरे में रह रहा था। इसके पिता ने ये बताया कि शुक्रवार रात उसे कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने इंदौर में ही रहने वाले एक परिचित के बेटे से ये कहा कि वो उसके बेटे के घर जाए, जाकर बात कराए, और इसके बाद उनको ये पता चला कि वो वहाँ नहीं है। फिर ढूंढा गया, पता किया गया, तब इस घटना की जानकारी मिल पाई। कुछ 8 दिन पहले ही पुनीत यहाँ पर रहने के लिए आया था और परिवार के लोगों ने बताया कि 2 दोस्तों के साथ वो पहले रहा करता था। परिवार ने उन दोनों दोस्तों से भी बात की और उन दोनों दोस्तों का यह कहना है कि पुनीत इस तरीके से कभी नहीं रहता था, वो कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहनता था। और उसकी हालत देखकर हमें भी आश्चर्य हुआ है। उनके पिता को भी, पुनीत के पिता को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उनके बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। अब उनकी माँ विभूति उनसे मिलने इंदौर गई थी, काफ़ी दिन उसके साथ रहीं, लेकिन उसकी वेशभूषा को देखकर कभी उन्हें ऐसा अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके बेटे के भीतर कहीं कोई बदलाव हो रहे हैं, कहीं कोई वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है या मेकअप करता है, ऐसा कभी कुछ उन्हें नहीं लगा। अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी और ये देखेगी आखिर हुआ क्या। इस कहानी में मुझे लगता है अभी और खुलासे होने मृत्युंजय बाकी है। सर, इसमें एक एंगल जैसे अगर देखा जाए तो समय को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सर, और वो ये कि जिस तरह से साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पे मेकअप कर रखा था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे, अधिकतर केस इस तरह के आए कि तंत्र विद्या जैसी चीज़ें भी कुछ उस तरह के केसेस सामने आते हैं। क्या ऐसा भी कोई एंगल नज़र आ रहा है? देखिए, अगर कोई तंत्र का मामला यहाँ पे होता तो हमें शायद तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री भी मृत्युंजय वहाँ पर मिलती। हमें ये भी पता होता किसी तरीके का अनुष्ठान हुआ है, पूजा पाठ हुआ है, किसी तरीके का कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ मिलता जिससे ये अंदाज़ा होता कि तंत्र मंत्र इसमें शामिल है। अगर ये पता चल पाता, अगर ऐसी कोई जांच में बात सामने आती तो पुलिस इस बात को ज़रूर बताती, लेकिन अभी तक चूंकि पुलिस ने इस बात को नहीं बताया तो फिलहाल ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें कोई तंत्र मंत्र का मामला शामिल है। मृत्युंजय, अच्छा सर, चलते चलते एक आखिरी और सवाल है आगरा से, जहाँ झूठ, फरेब और धोखा, डेटिंग ऐप ने दिया एड्स। हाँ, ये देखिए, एक जब ये तमाम बातें हो रही हैं तो आगरा से ये बात पता चली कि डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को HIV हो रहा है। यानी कि लोग पार्टनर ढूंढते हैं, मल्टी पार्टनर अपना तलाशते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध रखते हैं और इसकी वजह से वो HIV से ग्रसित हो रहे हैं। और पिछले 3 सालों में जो आगरा का ART है, एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट के सेंटर पर करीब 200 लोग, 194 समलैंगिक पुरुष HIV संक्रमित पाए गए हैं। तो ये यकीनन एक चौंकाने वाला तथ्य है कि डेटिंग ऐप्स की वजह से इस तरीके के मामलों में भारत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन सारी आपराधिक घटनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारी चर्चा को सुनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जैसे शुरुआत में ही सर ने कुछ कमेंट्स बताई थी, आप लोग कमेंट्स करते रहिए, आप लोगों को क्या लगता है हमें बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी घटना है जो हम लोगों से चूक रही है, जिस पर चर्चा करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।